हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चंपारण एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। पिछले क्लास में हमने जो सीडीपी का जो पेडागोजी सेक्शन था उसको शुरू किया था, उसी में आज आगे करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगला हमारा जो पॉइंट है वो क्या है, खेलों से सीख। यानी जब हम खेल खेलते हैं तो हमें खेलों से क्या क्या सीख मिलता है। तो जीवन हेतु नियम बनाना, यानी जब हम खेल खेलते हैं तो वहाँ से हमें क्या सीख मिलता है, जीवन अपने जीवन के लिए, अपने लाइफ के लिए क्या करना है, वहाँ से नियम बनाना है। वो वहाँ पे देखते हैं कि क्या होता है, वहाँ पे क्या होता है, सहयोग होता है। मतलब कभी किसी खिलाड़ी को, किसी प्लेयर को चोट लग जाता है तो उसको हेल्प किया जाता है। जो विपक्षी टीम वाले भी होते हैं वो भी आके उनका सहयोग करते हैं। पक्षपात नहीं होता है वहाँ पे। मतलब वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे कोई भी मतलब चीटिंग नहीं करता है, अपने जीतने के लिए चीटिंग नहीं करता है। सहानुभूति रहती है, यानी एक दूसरे के प्रति क्या होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, एक दूसरे के प्रति संवेदनशील होते हैं। अनुशासन, यानी जो भी गेम खेला जाता है तो उसमें क्या होता है, अनुशासन होता है, तभी वो गेम क्या होगा, वो सफल होगा। क्योंकि अनुशासन नहीं रहेगा तो वो गेम सफल नहीं हो पाएगा। अगर जब अनुशासन नहीं रहेगा तो क्या होगा, वहाँ पर जब खेलेंगे तो वहाँ पे मिसफील्डिंग, मिसगाइड होने की ज़्यादा चांसेस होती है। एक डिसिप्लिन होने के कारण ही, जब देखते हैं आप, अगर जब आप लोग क्रिकेट देखते होंगे तो वहाँ पे सारे जो प्लेयर होते हैं वो डिसिप्लिन होते हैं कि इनको किस एरिया में फील्डिंग करना है, वहाँ पे वो चौकन्ने रहते हैं। तो वहाँ से क्या होता है, उनका अटेंशन भी होता है, वो सही रहता है। तो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से सीखने को मिलती है, ये हमको जब खेल खेलते हैं तो वहाँ से सीखने को मिलती है। और ये सारी चीज़ें कहाँ, हमारे जो ज़िंदगी होता है, जो लाइफ होता है, उसमें बहुत ही हेल्पफुल होता है। अब फूलों का अवलोकन जब करेंगे तो उससे भी कुछ सीखेंगे। वह जब फूलों का अवलोकन करेंगे तो क्या होगा, वर्गीकरण, यानी कौन सा फूल है उसका क्लासिफिकेशन करेंगे। जागरूकता करेंगे, यानी पेड़ के प्रति क्या होंगे, जागरूक होंगे, फूलों के प्रति जागरूक होंगे। पक प्रकार की पाखुंडी, यानी जो क्या बोलते हैं, उसके पाखुंडी होते हैं वो मतलब एक एक साथ पाए जाते हैं या अलग अलग पाए जाते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ से समझेंगे। रंग देखेंगे, जब फूल देखेंगे तो उसके रंग देखेंगे। और ये सारी चीज़ें जो रंग होती है ये नेचुरल होती है। और आजकल जहाँ आप लोग सुने होंगे, और ऑर्गेनिक रंग का, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये सारी चीज़ें क्या होती है, ये सारी चीज़ें बहुत ही हेल्पफुल होती है। इसमें क्या होता है, केमिकल मिलावट नहीं होता है। तो वो जो फूल होते हैं, जैसे आप लोग मधुबनी पेंटिंग ईवीएस में है ना, तो वहाँ पे क्या होता है, फूलों से ये सारी चीज़ें से रंग बनाया जाता है। मतलब जो नेचुरल चीज़ें होती है वो सारी चीज़ें यूज की जाती है। जो पाखुंडी झुंड में या नहीं, यानी जो उसके पाखुंडी होते हैं वो झुंड में होते हैं या अकेले होते हैं, ये भी हमें कहाँ से, जब फूल का अवलोकन करेंगे तो वहाँ से हमको पता चलेगा। उनकी ऋतु, यानी हमको पता चलेगा कि कब कौन सी फूल किस ऋतु में होती है। ये सारी चीज़ें कहाँ से हमको पता चलेगी, जब हम फूल फूल का ऑब्जर्वेशन करेंगे तो वहाँ से पता चलेगी। अब अगला जो है हमारा विजिट, यानी कहीं जाएंगे तो क्या होगा, विजिट या सामाजिक संसाधन के द्वारा कंस्ट्रक्शन साइट पे खट रहे लोगों के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। यानी जब विजिट करेंगे तो आसपास में जो भी कंस्ट्रक्शन साइट है वहाँ पे लोग जो खट रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उनके बारे में आप जानकारी प्राप्त कर पाएंगे कि वो कहाँ से आते हैं, उनके मतलब उनकी क्या कल्चर क्या है, उनकी संस्कृति क्या है, उनकी खान पान क्या है, ये और वो लोग किस चीज़ का विशेषज्ञ है। वहाँ पे जो आप कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट होता है तो ये तो होता नहीं है कि वहाँ पे केवल एक इंजीनियर ही होता है। वहाँ पे कुछ लेबर भी होते हैं, कुछ अलग मतलब उसके नीचे का होता है, कुछ उन लोगों के ऊपर के होते हैं। ये सारी चीज़ें वहाँ पे होती है। तो वहाँ पर जाने के बाद हमको पता चलेगा क्या, कि वहाँ पे कैसे कैसे लोग सब मिलके आपस में काम कर रहे हैं। पर्यावरण, परिवार संरचना, तापमान, स्थान, गांव, तकनीक परिवर्तन पर बातचीत, यानी हम वहाँ पे जाएंगे तो किस किस टॉपिक पे बात कर चुके होंगे, पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट पे बात करेंगे। अगर जो कोई भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो उससे हमारे पर्यावरण, इन्वायरमेंट को क्या नुकसान होगा, क्या फ़ायदा होगा, उस पे बातचीत कर पाएंगे। परिवार संरचना पे बात कर पाएंगे कि क्या वो उन लोगों का परिवार किस टाइप का है। मतलब क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर है कि जो होता है, जो सब कोई साथ में रहते हैं, जॉइंट फैमिली, वैसा है। तापमान, स्थान, गांव, तकनीक में परिवर्तन पर बातचीत, यानी वहाँ के उससे क्या होगा, वहाँ पे वो जहाँ पे रहते हैं उसका तापमान क्या होता है, वो कहाँ से आते हैं, गांव का क्या नाम है, तकनीक, ये सारी चीज़ों पे हम क्या करेंगे, वहाँ पे जब विजिट करेंगे तो बात कर पाएंगे। मिलकर खाने की आदत,
मिलकर खाने की आदत है तो इवेंट ऑर्गेनाइज, यानी इसको क्या कर सकते हैं, इसको कम्युनिटी लंच कह सकते हैं। इससे क्या होगा, फॉर रिस्पेक्ट डाइवर्सिटी, विभिन्नता आदि जाने। यानी जब हम क्या बोलते हैं, जब यदि मिल के एक ऐसा इवेंट का ऑर्गेनाइज करेंगे जहाँ पे सारे लोग एक साथ मिल के खाना खाएंगे, तो उससे क्या होगा, उससे हम डाइवर्सिटी जो हमारे में विभिन्नता है उसमें हम उसकी रिस्पेक्ट करेंगे, एक दूसरे के बारे में जानेंगे और जो हमारी विभिन्नता है उसके बारे में समझेंगे। कहा जाता है ना, इंडिया इज द यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी, यानी अनेकता में भी हमारे हम लोग क्या है, एक है। अनेक हमारे सारे चीज़ समुदाय सब कुछ होने के अनेक अलग अलग होने के बाद भी हम क्या है, एक है। कई मुद्दे जैसे ड्रिंकिंग, घर में झगड़े पर बच्चे को उनके हल बताने को कहे या उस पर चार्ट या पोस्टर बनाया जा सकता है। यानी क्या करना है, बहुत सारे मुद्दे जैसे समाज में होते रहते हैं, तो उससे क्या करना है, बच्चों को उस पर मतलब उन लोगों से उनकी राय लेना है कि इसको कैसे हल किया जा सकता है, या वो बच्चों को क्या कोई प्रोजेक्ट वर्क दे देंगे कि इस पर पोस्टर बना के लाना है। जैसे क्या बोलते हैं, कोई भी चीज़ होता है घर में जाकर झगड़ा हो रहा है तो उसको कैसे निवारण करेंगे, इस पे बच्चों को कह देंगे कि एक पोस्टर बना कर लाए। बहुत सारे जो दहेज प्रथा हो गया इस पे बोल देंगे, दीपावली हो गया इस पे बोल देंगे, होली हो गई इस पे, मतलब उन लोगों को क्या करना है, उन लोगों से विभिन्न विभिन्न जो मुद्दे होते हैं, टॉपिक होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ टॉपिक होते हैं, उस पर उन लोगों से क्या करना है, उन लोगों से राय लेना है, उसको कैसे हल किया जा सकता है, उससे क्या लाभ है क्या नुकसान है, ये सारी चीज़ें हम जान सकते हैं। क्लासरूम में हर तरह की डाइवर्सिटी को रिसोर्स माना जाना चाहिए, जैसे भाषा, खाना, रंग, जाति, धर्म आदि। यानी क्लासरूम में जितने बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, वो अलग अलग क्या भाषा जानते हैं, उनका खान पीन अलग है, उनका रंग अलग है, उनका जो लिंग है वो अलग है, जो जाति है वो अलग है, धर्म है वो अलग है। ये सारी चीज़ अलग अलग होने के कारण क्या होगा, इसको हम एक रिसोर्स मानेंगे, एक संसाधन मानेंगे, ये नहीं मानेंगे कि ये बाधक है, इसको नहीं मानना है। जब इसको रिसोर्स मानना है यानी संसाधन मानना है, ताकि हम दूसरे के जो धर्म है उसके बारे में जान सके, जो दूसरे जाति से आते हैं उन लोगों के जाति के बारे में समझ सके, उनकी भाषा के बारे में समझ सके कि वो लोग कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं, उनके खान पान क्या है, उनका रहन सहन क्या है, उसके बारे में हम जान सकेंगे जब अलग अलग जाति, धर्म और समुदाय के लोग एक साथ आएंगे। तो कक्षा में प्रदर्शन करने व वर्गीकरण हेतु टेबल का यूज किया जाए। यानी जब बच्चे को जब कक्षा में कुछ दिखाया जाए तो क्या किया जाए, ऐसे मतलब उसका क्लासिफिकेशन किया जाए, तो ऐसे किया जाए तो टेबल वाइज, ताकि बच्चे को क्या होगा, समझने में आसानी होगी। कोई भी चीज़ होगी उसको एक क्या होता है, एक सीरीज में मतलब एक सीरीज में उसको लगा कर दिखाएंगे बच्चों को, तो उन लोगों को जल्दी समझ में आएगा। अपने बड़ों से पुराने समय के विषय में बताने को कहे, ताकि इतिहास के प्रति ज्ञान समझ बन सके। यानी जो भी बच्चे हैं उसको कहे कि अपने घर पे जाना तो अपने जो दादा दादी है, पापा है, मम्मी है, जो बड़े लोग हैं, जो आसपास बुजुर्ग लोग हैं, उन लोगों से जो समय बीत गया है उस टॉपिक पे बात करना है। जैसे अभी क्या है, अभी 10 रुपये समोसा हो गया है, अब 10 रुपये समोसा हो गया लेकिन फ्री कॉल है। लेकिन पहले क्या था, और समोसा 2 रुपये का था लेकिन कॉल क्या 10 रुपये का किया जाता था। तो पहले कैसे क्या क्या होता था और अभी वो क्या क्या परिवर्तन उसमें हो चुका है, ये सारी चीज़ जानने के लिए हमको क्या करना है, जो हमारे घर के बड़े लोग हैं उन लोगों से बातचीत करना है, ताकि हम लोग क्या हो, जो बच्चे हैं वो इतिहास के बारे में भी समझ सके, जो भी समय बीत गया है उसके बारे में ही भी समझ सके। इतिहास के विभिन्न स्रोतों के विषय में बातचीत करें, जैसे मैप, चित्र, अवशेष, किताब, रिकॉर्ड्स। यानी जब बच्चे को जब इतिहास पढ़ा रहे हो, वो इतिहास के बारे में बता रहे हो, तो उनको मतलब बहुत सारे सोर्स यानी स्रोतों के बारे में भी बताना चाहिए, ताकि वो समझ सके। जैसे मैप के थ्रू बता सकते हैं, चित्र दिखा सकते हैं, अवशेष यानी जो वहाँ से कुछ अवशेष क्या होते हैं, जब खुदाई होती है तो उसमें से जो भी लोटा, थरिया, पतीला वतीला जो मिल जाता है उसको अवशेष बोलते हैं। वो अगर जो कुछ निकला है तो वो दिखाना चाहिए। किताबें उनको बुक से दिखाना चाहिए, रिकॉर्ड से दिखाना चाहिए, यानी कुछ उससे रिलेटेड कोई रिकॉर्ड है तो वो दिखाना चाहिए। रोड़ा पे होने वाली वाहनों की भीड़ को किस प्रकार कम किया जा सकता है,
इस पर बच्चों से समाधान पूछे व बातचीत करे, समाचार रिपोर्ट भी देखे। यानी जो रोडों पे सड़कों पे जो जाम होता है उसको, जो भीड़ होता है उसको कम कैसे किया जा सकता है, इस पे बच्चों से बात करे। आप लोग देखते होंगे कि हमेशा यदि पेपर में आता है कि कहीं पे बहुत भारी जाम लग गया है, खासकर ये बड़े शहरों में देखा जाता है कि बहुत जहाँ पे आबादी अधिक है वहाँ पे क्या होता है, भीड़ भाड़ हो जाता है और बहुत घंटों जाम में लोग फंसे रहते हैं। तो इसको कैसे कम किया जा सकता है, इस पे बच्चों से बात करना है और न्यूज़ पेपर में जो जो रिपोर्ट आते हैं उनको भी दिखाना है बच्चों को। परसेंटेज जैसे शब्द का प्रयोग करने हेतु बच्चे को प्रोत्साहित किया जाए ताकि मार्क्स, खेल जीतने के चांस कितने हैं, डिस्काउंट सेल आदि को समझने हेतु। यानी परसेंटेज के बारे में बच्चे को बताना है ताकि वो क्या समझ सके कि कोई भी चीज़ है तो उसमें हमको जीतने का कैसे कितना परसेंट चांस है। अगर कहीं पे मतलब सेल लगा रहता है, लिखा रहता है 10% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट, तो बच्चे समझ सके कि 10% डिस्काउंट है तो इससे हमको कितना फ़ायदा हो रहा है। कहीं भी आज जाएंगे तो भले मतलब जो 400 का सामान है उसका 1000 दाम रख दिया जाएगा, लेकिन उस पर क्या लिख दिया जाएगा, 50% डिस्काउंट लिख दिया जाएगा। और उससे भी क्या हो रहा है, जो दुकानदार को 200 फ़ायदा हो रहा है, लेकिन लोग सोचेंगे कि हमको 50% डिस्काउंट मिल रहा है तो हमारा भी फ़ायदा है। तो ये सारी चीज़ें समझने के लिए क्या हमको परसेंटेज के बारे में समझना पड़ेगा कि हम परसेंटेज कैसे निकाला जाता है। परसेंटेज के बारे में बच्चों को ज्ञान रहना चाहिए। लोगों को पता ही नहीं रहता कि किसी का सैलरी 5% इंक्रीज कर जाता है तो उसको पता ही नहीं है कि हमारा सैलरी अब बढ़ के कितना आएगा। तो जब तक वो परसेंटेज नहीं जानता रहेगा, नहीं निकालना जानता रहेगा, तो उसको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए बच्चों को क्या करना है, परसेंटेज के बारे में उनको बताना है। टेम्परेचर को डेली न्यूज़पेपर से बताया जा सकता है। और आप लोग देखते होंगे कि न्यूज़पेपर में जो पेपर आता है, समाचार पत्र आता है, उसमें रोज़ टेम्परेचर आता है कि आज अधिकतम कितना डिग्री टेम्परेचर रहेगा, न्यूनतम कितना रहेगा, जो क्या है हवा की दिशा है वो क्या रहेगी, हवा की स्पीड कितनी रहेगी। ये सारी चीज़ें न्यूज़पेपर से बच्चों को सिखाया जा सकता है, उसको देख देख के बताया जा सकता है कि ये चीज़ें होती है। अर्थक्वेक यानी क्या होता है, अर्थक्वेक मतलब भूकंप के लिए, अर्थक्वेक मतलब क्या होता है, भूकंप के लिए चर्चा बातचीत किया जा सकता है इसके प्रभाव व बचाव प्रदर्शन के द्वारा। यानी जो अर्थक्वेक, जब भूकंप आता है तो ये क्यों आता है, इस पर हम चर्चा कर सकते हैं और इसका क्या प्रभाव होता है, इसका हमें क्या हानि होती है। फ़ायदा तो कुछ होता ही नहीं है, शायद कुछ होता नहीं है, हमें तो नहीं लगता है कि कोई भूकंप से फ़ायदा होता है। लेकिन इसके बचाव से कैसे बच सकते हैं, इसके लिए क्या करना चाहिए, रोल प्ले किया जा सकता है, प्रदर्शन किया जा सकता है। मतलब एक स्टेज बना दो, उस पर लोग बच्चों को खड़े कर दो और साइड से हिलाने लगो। जब हिलने लगेगा तो उन लोगों को क्या फील आएगा कि भूकंप आ गया, और वो लोग बचाव करने के लिए अपना जो भी चीज़ें होती है उसको क्या होंगे उसके बारे में वो करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, ताकि जो सामने बच्चे बैठे हैं वो लोग समझ सके कि जब भूकंप आएगा तो हमें क्या करना है। ये क्वेश्चन इस बार सीटेट के जो मेरा वाला पेपर था उसमें आया था कि भूकंप आएगा तो सबसे पहले क्या करना चाहिए। उसमें बहुत सारी था कि दौड़ के भागना चाहिए, कहीं कुछ कवर करना चाहिए। तो उसका राइट आंसर क्या था, उसका राइट आंसर जो था कि सबसे पहले भूकंप आए तो अगर आप भाग नहीं सकते हैं तो आप घर में जो भी मजबूत मतलब जैसे जिसको तख्ता है, पलंग बोलते हैं, उसके नीचे या मेज़ के नीचे छुपना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो मतलब भूकंप के समय क्या क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें आदमी को पता रहना चाहिए। इसलिए भूकंप के बारे में बातचीत करना चाहिए क्लास में। छुआछूत, लिंग भेदभाव जैसे मुद्दे को संवेदनशील बनाने हेतु चर्चा, वाद विवाद न्यूज़पेपर, रिसेंट इवेंट के द्वारा, अनुभव आदि के द्वारा किया जा सकता है। यानी जो छुआछूत होता है, बहुत सारे लोग होते हैं कि कहते हैं कि ये नीच जाति का है, इसको दूर भगाओ, इससे हम बात नहीं करेंगे। तो ये सारी चीज़ों को हमको क्या करना है, इस सारी चीज़ों पे हमको चर्चा करेंगे, वाद विवाद करेंगे, डिस्कशन करेंगे। न्यूज़पेपर में जो भी चीज़ें आती है उसका सहारा लेंगे। जो रिसेंट में कहीं आपके आसपास में जो ऐसी घटना हुई है उसके वो अनुभव अपना शेयर करेंगे, और इससे क्या करें, इस पर डिस्कस करेंगे कि ये सारी
चीज़ें जो पुरानी थी, ऐसा अब अभी कुछ नहीं है, छुआछूत ये सारी चीज़ें अब मतलब ये ओल्ड हो गई है, अब आज के चलन में नहीं है। आजकल सारे बच्चे जब इस क्लास में एक साथ पढ़ते हैं तो किन्हीं को पता नहीं रहता ये किस जाति का है, जब तक उनके नाम में मिश्रा ये और यादव जी, पटेल जी, ये सारी चीज़ें ना लगी हो तो कोई नहीं समझ पाएगा कि ये जो लड़का है जो हमारे बगल में बैठा है वो किस जाति धर्म का है। तो ये सारी चीज़ों के प्रति क्या करना है, संवेदनशील बच्चों को बनाना है। अनुभव गेम्स फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़ शेयर करना, टीम वर्क, यानी क्या करना है, टीम वर्क क्या होता है, कैसे एक टीम मिल के एक मैच जीतती है, ये सारी चीज़ों के बारे में क्या करना है, अब समझना है, शेयर करना है। इसमें जो गेम होता है वो बॉयज़ के लिए भी हो सकते हैं, गर्ल्स के लिए भी हो सकते हैं, और दोनों मिल के भी खेल सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि जो कोई गेम है केवल बॉयज़ ही खेलेंगे, कोई गेम है तो केवल गर्ल्स ही खेलेंगे। आप लोग वो बैडमिंटन वाला देखते होंगे, उसमें एक मेल भी होता है एक फीमेल भी होता है। तो ऐसे अब पहले तो आईपीएल केवल पुरुषों का हो रहा था, लेकिन अब आईपीएल किस चीज़ का, अब वुमेन का भी, लड़कियों का भी आईपीएल हो रहा है। तो ऐसे ही जो गेम्स है केवल लड़कों के लिए नहीं बना है, लड़कियों के लिए भी बना है। डिबेट यानी हर बात को दोनों ही एस्पेक्ट पर चर्चा करें ताकि सक्रिय अधिगम हो सके। यानी कोई भी चीज़ पे डिबेट हो रहा है, चर्चा हो रहा है, वाद विवाद हो रहा है, तो हमको उसके पॉजिटिव पॉइंट को भी देखना है और निगेटिव साइड को भी देखना है। जब दोनों साइड को देखेंगे तो देखेंगे कि हमको कोई भी अगर जो टॉपिक है, मतलब अगर जो मान लेते हैं दहेज प्रथा पे ही हम चर्चा कर रहे हैं, तो उसके पॉजिटिव पॉइंट को भी, पॉजिटिव साइड को भी देखेंगे, निगेटिव साइड को भी देखेंगे। और जो देखेंगे पॉजिटिव साइड ज़्यादा अच्छा है तो पॉजिटिव साइड को मतलब तो उसको मानेंगे, अगर जो निगेटिव ज़्यादा है तो निगेटिव साइड को मान के उसको हम लोगों को बंद करना चाहिए दहेज प्रथा को। तो ऐसे ही क्या है, हम कोई भी टॉपिक पे अगर ये डिबेट करते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो हम उसके दोनों पहलू को देखेंगे। ये नहीं कि केवल सकारात्मक को देख लिए नकारात्मक को देखें ही नहीं, या केवल नकारात्मक को देख लिए और सकारात्मक को देखें ही नहीं, ऐसा नहीं है। हमको पॉजिटिव भी देखना है और निगेटिव भी देखना है। वनों के प्रति संवेदनशीलता हेतु चर्चा व कल्पना, यानी वन के प्रति बच्चों को क्या करना है, संवेदनशील बनाना है, चर्चा करना है, कल्पना करना है। उन लोगों को कोई रोल दे दिया जाए, कहा जाए कि कल्पना करो तुम एक वृक्ष हो तो तुम क्या करते। ऐसे करके बच्चे को क्या करना है, अपने जो इन्वायरमेंट है, जो फॉरेस्ट है, जो हमारे वन है, उनके बारे में संवेदनशील यानी सेंसिटिव बनाना है। बच्चों की समस्या सुनने हेतु शिक्षक संवेदनशील होना चाहिए। यानी एक टीचर को क्या होना चाहिए, जो जब बच्चा कोई अपनी प्रॉब्लम लेके आए तो उसको वो सुने। ये ना कि जब बच्चा कोई प्रॉब्लम लेके आ रहा है तो डांट के उसको भगा दे कि भागो बेहुदा कहीं के, कहाँ से आ गया तुमको हम इसीलिए देखें। ऐसा कुछ नहीं है। अब बहुत सारे टीचर ऐसे होते हैं जो बच्चे जब जाते हैं तो उनको डांट के भगा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। जब बच्चे कोई भी अपनी समस्या लेके जाए तो पहले पूरी बात को, एक टीचर को पूरी बात सुननी चाहिए। उसके बाद क्या करना चाहिए, उस पर अपना राय देना चाहिए और बच्चे से भी सोचना चाहिए कि तुम क्या सोचते हो इस बारे में, क्योंकि बच्चे की जो भूमिका है इसमें सबसे अहम हो जाती है। तो एक टीचर को क्या होना चाहिए, बच्चे की समस्या को सुनने वाला होना चाहिए। प्रवास वाले परिवार के बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था विद्यालय द्वारा दी जानी आवश्यक है ताकि वो लगाव स्कूल से जुड़ कर रहे, गैप ना आए। यानी क्या करना है, जो बच्चे दूसरे जगह से क्या आ रहे हैं उनको क्या करना है, हेल्प करना है, उनकी व्यवस्था करना है, विद्यालय में आए उन लोग अच्छे से पढ़े लिखे, ये सारी चीज़ें क्या करना है उन लोगों के देना है ताकि वो पढ़ाई का जो गैप है वो ना कट सके। अब हम समझते हैं एनसीएफ 2005 फॉर ईवीएस, यानी एनसीएफ 2005 में जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क था 2005 का, उसमें ईवीएस के लिए क्या बात की गई है उसके बारे में हम समझते हैं। तो एनसीएफ 2005 में कहा गया कि ईवीएस के लिए कितने 6 थीम होंगे। कौन कौन से होंगे, पहला है परिवार व मित्र, जो दूसरा है क्या है भोजन, जो तीसरा है हमारा क्या है जल, चौथा आवास, पांचवा यात्रा, यानी और छठा चीज़ें जो हम बनाते हैं। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, जो पहला है परिवार व मित्र, फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड, वाटर, शेल्टर, यात्रा यानी ट्रेवल, और उसके बाद चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं यानी थिंग वी मेक एंड डू। ये 6 थीम हमारा किसके द्वारा, एनसीएफ 2005 के द्वारा ईवीएस के लिए कहा गया है। और इसके दो जो
परिवार व मित्र और जो भोजन है इसके दो उप थीम है, यानी उप थीम है, उप विषय है। पहला जो हमारा परिवार व मित्र है उसके कौन कौन से है, उसका ये पहला उप थीम है संबंध, दूसरा कार्य व खेल, तीसरा जानवर और चौथा पेड़ और पौधे। ये याद रखिएगा कितने थीम है, थीम 6 है। ये पहला क्या है, हम घर में रहते हैं, हमारे दोस्त होते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, घर में रहते हैं तो खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद क्या करते हैं, पानी पीते हैं यानी जल है। उसके बाद क्या है, हमारे ये सब हो गया तो क्या घर होना चाहिए न सोने के लिए, तो हमारा आवास हो गया, शेल्टर हो गया। उसके बाद घर में कब तक पड़े रहेंगे, उसके बाद घूमने जाएंगे तो हमको यात्रा भी करना पड़ेगा, और केवल यात्रा तो करेंगे नहीं, कुछ ना कुछ ज़िंदगी में काम भी करेंगे। तो वही है जो चीज़ हम बनाते हैं और करते हैं, थिंक वी मेक एंड डू। तो ये 6 थीम याद रखिएगा। ये 6 थीम में से क्या करेगा, एक थीम कोई दे देगा और 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें एक कोई 6 में से दे देगा और कहेगा बताइए कि ये इसमें से कौन सा ईवीएस का थीम है। वैसे जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ये सारी चीज़ें आएगी, और मंडे से हम क्या करने वाले हैं, जो प्रीवियस ईयर है उसको कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आज ये सारी चीज़ें कंप्लीट करके ख़त्म कर देना है। उसके बाद हम प्रीवियस ईयर ही केवल करने वाले हैं। तो आप लोग को याद हो गया, 2 ही जो थीम है, जो ये टॉपिक है परिवार व मित्र और भोजन, इसी दोनों का सब थीम भी है। तो परिवार और मित्र का क्या था, संबंध यानी रिलेशनशिप, कार्य व खेल वर्क एंड प्ले, जानवर यानी एनिमल, पेड़ पौधे यानी प्लांट एंड ट्री। जो दूसरा भोजन है उसके क्या क्या है, टेस्टिंग यानी चखना, दूसरा डाइजेस्टिंग यानी पचाना, तीसरा पकाना, चौथा संरक्षण तकनीक और पांचवा किसान व भूख। यानी इसके भी भोजन के कितने हैं, 5 उप थीम है। भोजन के कितने हैं, 5 उप थीम है। इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, इसमें से क्वेश्चन आता है। तो ये चारों याद रखिएगा कि परिवार और मित्र के 4 उप थीम कौन कौन से हैं, संबंध, कार्य या व खेल, जानवर, पेड़ पौधे, ये 4 हैं। अब एनसीएफ 2005 है, ये थी बुक के लिए क्या कहता है वो, तो बुक के लिए क्या है, एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित ईवीएस की थीम को एक गहरी व अंतर संबंधित समझ के आधार पर बनाया गया है। प्रत्येक थीम कुछ की क्वेश्चन से शुरू होते हैं। यानी एनसीईआरटी जो बुक है उसको जो बनाया गया है वो थीम के आधारित बनाया गया है, और उसका कुछ अंतर संबंधित समझ है, यानी उसका कुछ ना कुछ सब कुछ से वो रिलेटेड है। ये नहीं है कि केवल वो ईवीएस है तो ईवीएस पर्यावरण के बारे में ही बात किया गया है, उसमें मैथ के बारे में भी बताया गया है, भाषा के बारे में भी, लैंग्वेज के बारे में बताया गया है। आप कहीं जो ये दूसरे सब्जेक्ट सोशल साइंस होता है उसके बारे में भी डिस्कस किया गया है, जो हमारे साइंस होता है, जो विज्ञान होता है उसके बारे में बात भी किया गया है। और चैप्टर कैसे शुरू होता है, कुछ ना कुछ की पॉइंट की क्वेश्चन से शुरू होता है, यानी कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उससे शुरू होता है। ऐसा नहीं है कि सीधे चैप्टर शुरू हो गए, ऐसे नहीं, ये कहानी के थ्रू उसको शुरू किया गया है। एनसीईआरटी किताबें में लिंग, वर्ग, संस्कृति, धर्म, भाषा, भौगोलिक स्थिति के आधार पर विभिन्नता से निपटने की ज़रूरत बताई गई है। यानी एनसीईआरटी की जो बुक है ईवीएस की, उसमें क्या बताई गई है कि हमें जाति से कैसे निपटना है, वर्ग से कैसे निपटना है, जो हमारे संस्कृति कल्चर है उससे कैसे निपटना है, जो रिलीजन यानी धर्म है उससे कैसे निपटना है, भाषा यानी लैंग्वेज, भौगोलिक स्थिति यानी जोग्राफिकल, जो हमारी जोग्राफिकल लोकेशन है उससे कैसे, उस आधार पे कैसे विभिन्नता होती है, और उसके आधार पे हमको कैसे उन लोगों के साथ मतलब संबंध स्थापित करना है। जो हमारी अगली पॉइंट है, ईवीएस से संबंधित आकलन सतत आधारित हो तथा बच्चे का आकलन उसके अवलोकन, चर्चा, प्रश्न तो सामूहिक कार्य के आधार पर हो। यानी ईवीएस के बुक में क्या कहा गया कि जो आकलन होगा, जो बच्चों का इवोल्यूशन होगा, मूल्यांकन होगा, ये किस आधार पर होगा, वो सतत होगा यानी लगातार होगा। बच्चे का अवलोकन होगा, मतलब उस बच्चे को देखते रहेंगे, चर्चा करेंगे, प्रश्न व सामूहिक कार्य के आधार पर होगा। ये बच्चे जो है वो कैसे कैसे सामूहिक समूह में रहता है तो कैसे कार्य करता है, इस आधार पर होगा। ये नहीं कि केवल एक एग्ज़ाम ले लिए, एक टेस्ट ले लिए, उसके आधार पर उसका मूल्यांकन होगा। ईवीएस के बुक में मतलब जो अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आया है, तो जो पहले की जो सारी चीज़ें थी जो एग्ज़ाम के द्वारा ही केवल इवोल्यूशन किया जाता था, मूल्यांकन आकलन किया जाता था, तो उसको ख़त्म कर दिया गया है। और बच्चे को क्या देखना है, ऑल राउंड डेवलपमेंट देखना है, जिसको सर्वांगीण विकास कहा जाता है। तो
क्या है, अब ईवीएस के बुक में ये सारी चीज़ें आकलन करने के लिए बहुत सारी चीज़ें दी गई है, जिसमें ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण है। चर्चा हो गया, जो बच्चे के समूह में कैसे यानी ग्रुप में कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, कैसे वहाँ पे बिहेव करते हैं, ये सारी चीज़ पे उनका आकलन होगा। जो एनसीएफ की सिफारिशें हैं ईवीएस के लिए, वो क्या क्या है, बच्चे को विद्यालय जीवन उसके विद्यालय के बाहरी जीवन से संबंधित होना चाहिए। यानी एनसीएफ 2005 क्या कहता है, जो बच्चे का जीवन है और जो विद्यालय का जीवन है, और ये दोनों को क्या होना चाहिए, एक दूसरे से रिलेटेड होना चाहिए। यानी जो चीज़ें कक्षा में बताई जा रही है वो बच्चा अपने आसपास भी देखा रहना चाहिए। यह बच्चों के विद्यालय व घर व समुदाय के बीच को दूरी को कम करेगा। इससे क्या होगा, बच्चे जो होंगे, जो देखेंगे जो हमारे समाज में ही हो रही है वही सारी चीज़ें हमारे स्कूल में भी कराई जा रही है, तो बच्चे को इंटरेस्ट आएगा, कहेगा कि मतलब घर और विद्यालय में तो कोई अंतर ही नहीं है, तो वो विद्यालय आने के लिए आतुर रहेगा, उसको अच्छा लगेगा। यह रटती व किताबें ज्ञान को हतोत्साहित करता है। किताबें भी इसी तरह से बनाई गई है। यानी जो ईवीएस की किताब बनाई गई है, वो क्या कहता है, वो माने जो रट के हम लोग याद कर लेते थे उसको हतोत्साहित करता है, उसको डिस्करेज करता है, क्योंकि बच्चे को अब रटना नहीं है, बच्चे को क्या है, समझना है। और बुकें भी ऐसे बनाई गई है जिसमें रटने वाली चीज़ें कम हो और समझने वाली ज़्यादा हो। इन किताबों का लक्ष्य छात्र केंद्रित शिक्षा व्यवस्था एनसीएफ 1986 को प्राप्त करने में मदद करेगा। यानी एक एनसीएफ 1986 में भी आया था, और उसमें क्या कहा गया था कि जो क्लास होगा वो किस चाइल्ड सेंटर होगा, यानी छात्र केंद्रित होगा। यानी छात्र क्या होगा, वो मध्य में होगा और छात्र के अनुसार ही कक्षा चलाई जाएगी। ये कब रिकमेंड किया गया था, जो एनसीएफ 1986 आई थी उसमें रिकमेंड किया था, लेकिन एनसीएफ 2005 आया उसमें भी रिकमेंड किया गया, ताकि जो हमारी जो पहले की जो एनसीएफ थी उसके जो कुछ गोल बाकी रह गए थे उसको अचीव किया जा सके। अब हमारा नया एनसीएफ 2022 आ चुका है, तो उसको भी हम लोग पढ़ेंगे, जब हमको ज़रूरत लगेगी तो उसको भी हम समझेंगे। अभी फ़िलहाल प्रीवियस ईयर करेंगे, देखेंगे अगर जो प्रीवियस ईयर में उससे क्वेश्चन पूछा होगा तो एनसीएफ 2022 भी करेंगे। इंटीग्रेटेड लर्निंग की बात की गई है, यानी सारी चीज़ों को एक दूसरे से कोरिलेट करके, एक दूसरे से संबंध स्थापित करके उसके बाद पढ़ने को कहा गया है। कि अगर जब मैथ पढ़ रहे हैं तो उसमें लैंग्वेज भी आ जाए, उसमें साइंस भी आ जाए, सोशल साइंस भी आ जाए, गेम्स भी आ जाए, ये सारी चीज़ें आ जाए, वही होती है इंटीग्रेटेड लर्निंग। बच्चा अपने वातावरण यानी पर्यावरण को संपूर्णता में देखता है। यानी जो बच्चा है वो अपने इन्वायरमेंट को क्या करता है, वो एक होलिस्टिक मैनर में देखता है, वो देखता है सारी चीज़ें एक है, वो अलग अलग चीज़ों को नहीं देखता है। इसलिए हमको क्या करना है, इंटीग्रेटेड करके पढ़ाएंगे तो बच्चे को ज़्यादा समझ में आएगा। इसलिए 3rd से 5th तक के सभी प्रतियों को विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण शिक्षा के रूप में एकीकृत कर लिया गया है। यानी बच्चे क्या है, सब चीज़ जो हमारा जो इन्वायरमेंट है, जो पर्यावरण है, उसको एक होलिस्टिक मैनर में देखता है। इसलिए क्या किया गया है, जो साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, ईवीएस हो गया, ये सारी चीज़ों को क्या किया गया है, ये सारी चीज़ों को मिला के एक ही किताब बनाया गया है, जिसको हम लोग ईवीएस कहते हैं। यानी कोई अगर बच्चे अगर संपूर्णता में ना देखता, होलिस्टिक में ना देखता, तो क्या होता, ईवीएस का अलग बुक होता, जो साइंस का बुक है वो अलग होता, जो सोशल साइंस का बुक है वो अलग होता। लेकिन बच्चा क्या है, बच्चे पूरे इन्वायरमेंट को क्या होलिस्टिक मैनर में देख रहा है, संपूर्णता के यदि में देख रहा है, तो उसको क्या है, इसीलिए जो किताबें हैं वो सारी चीज़ें तीनों सब्जेक्ट मिला के एक सब्जेक्ट बनाया गया है। जो नेक्स्ट है हमारा, वो है ईवीएस विषय में 1st और 2nd की कक्षा में किताब रूप में न रखकर उन्हें भाषा व गणित के साथ ही समाहित किया गया है। यानी जब आप देखेंगे तो क्लास 1 और क्लास 2 में क्या है, कोई ईवीएस का बुक नहीं है। और ईवीएस किस चीज़ में पढ़ाया जाता है, उन लोगों को मतलब भाषा जो लैंग्वेज की किताब है उसमें, और जो गणित यानी मैथ के बुक है उसमें पढ़ाया जाता है। बच्चे उस समय तक कक्षा 1 और 2 तक मतलब इतना समझ में नहीं रहता है कि वो ईवीएस भी अलग से पढ़ सके। लेकिन 3rd क्लास में आते हैं तो वो समझने लगते हैं, अपने जो इन्वायरमेंट है उसको देखने लगते हैं, समझने लगते हैं कि क्या क्या हो रही है। तो ये ऐसा पूछा गया है, मतलब क्वेश्चन पूछता है कि ईवीएस की जो बुक है कक्षा 1 और 2 में क्यों नहीं है। तो क्यों नहीं है, क्योंकि ईवीएस को कक्षा 1 और 2 में भाषा और
गणित में पढ़ा दिया जाता है। और क्लास 3, 4, 5 में क्या है, ईवीएस की बुक है। ये याद रखिएगा कि क्लास 1 और 2 में ईवीएस का बुक नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा है, बहुत बार पूछा है। तो क्लास 1, 2 में ईवीएस नहीं है। क्लास ईवीएस कहाँ से शुरू होता है, 3rd से शुरू होता है और 5th तक जाता है। 6 में भी ये सोशल साइंस अलग हो जाता है, साइंस अलग हो जाता है। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, ईवीएस पुस्तकों में परिभाषाओं व सूचनाओं को जगह नहीं दी गई है, यहाँ तक कि पुस्तक की भाषा भी औपचारिक नहीं है। यानी क्या कहा गया है, जो किताबें हैं उसमें क्या है, परिभाषा यानी डिफिनीशन नहीं दी गई है, उसमें एकदम केवल फैक्चुअल नॉलेज नहीं दिया गया, फैक्ट नहीं दिया गया है। उसमें क्या की गई है, ऐसा भाषा का उपयोग भी नहीं किया है जो औपचारिक यानी फॉर्मल हो। यानी एकदम जो फॉर्मल क्या बताए थे हमने, फॉर्मल वो होता है जो एकदम सूट वूट पहन के टाई वाई लगा ली, एकदम ऑफिस जैसे लोग जाते हैं, वो फॉर्मल होता है, मतलब वो नियमबद्ध होता है। लेकिन जो हमारा ईवीएस का बुक बनाया गया है वो फॉर्मल ना बना के क्या बनाया गया है, वो नॉन फॉर्मल बनाया गया है, ताकि बच्चे क्या है, जो नॉन फॉर्मल क्या होता है, जैसे हम लोग घर पे रहते हैं, जैसे टी शर्ट हाफ पैंट में रह जाते हैं, ये क्या है, नॉन फॉर्मल है। तो इसमें अनौपचारिक है, तो अनौपचारिक में बुक लिखा गया है ताकि बच्चे समझ सके, क्योंकि वो घर पे जैसे रहते हैं, अगर जब उनको वैसे ही किताब में मिलेगा तो वो ज़्यादा समझ सकेंगे। तो किताबों ईवीएस की पुस्तक में क्या है, डिफिनीशन नहीं दिया गया है, कोई भी फैक्ट नहीं दिया है। हाँ, कंसेप्ट दिया गया है, कंसेप्ट बच्चे जानेंगे तो आगे वो चीज़ों को हल कर पाएंगे। और वो बहुत लंबे, ये कंसेप्ट हमेशा के लिए बन जाता है, लेकिन फैक्ट हमेशा के लिए नहीं होता है, फैक्ट हमेशा चेंज होते रहता है। जो नेक्स्ट है वो क्या है, ईवीएस की पुस्तक केवल ही ज्ञान का एकमात्र साधन नहीं है, परंतु ये बच्चों का नया ज्ञान निर्माण के लिए प्रेरित करता है। यानी बुक क्या है, वो केवल एक ही संसाधन नहीं है, केवल बुक से ही पढ़ाई होगी ऐसा नहीं है, लेकिन एकमात्र संसाधन मतलब संसाधन का एक रूप है, ये माना जा सकता है। क्योंकि जो भी चीज़ें होती है, हमको क्या होती है, जब समाज में आती है उसके बाद हम उसको बुक में डालते हैं ताकि बच्चे उसको समझ सके। तो अगर कहीं पे भी आ जाए कि किताब एक ही मात्र संसाधन है किसका, शिक्षा का, तो ये हमारा निगेटिव होगा। एक मात्र ही जो वर्ड होता है ये भी निगेटिव ही होता है वो। तो हमारा एकमात्र संसाधन ना होके संसाधनों में से एक ये किताब भी एक संसाधन है। जो नेक्स्ट पॉइंट है, लेसर टू बर्डन, यानी बर्डन को कम करने हेतु क्या, यानी क्या करना है, जो बच्चे पे के ऊपर जो बर्डन है उसको कम कैसे किया जा सकता है, इस पर चर्चा करेंगे। आजकल देख रहे होंगे जो LKG के बच्चे हैं, UKG के बच्चे हैं, उन लोगों से ज़्यादा भारी उन लोगों का बैग हो जा रहा है। तो इसको कम कैसे करना है, इस पर चर्चा करना है कि कैसे ये जो चीज़ें बर्डन होते जा रही है इसको कैसे कम किया जाए। डेली टाइम टेबल में लचीलापन ज़रूरत है ताकि टीचिंग में बेहतर हो सके। यानी जो डेली का जो टाइम टेबल है उसमें क्या होगा, वो फ्लेक्सिबल होगा, लचीला होगा, जिससे क्या होगा, हमारा जो टीचिंग है, लर्निंग है, अधिगम है, वो क्या बेहतर होगा, अच्छा होगा, बेटर होगा। अध्यापन व आकलन के लिए प्रयोग किए गए तरीके, विधियाँ भी प्रस्तुत पाठ्यपुस्तक की प्रभावशीलता को प्रभावित करते हैं। यानी जो किताब में जो मेथड दिया गया है, जो विधि दिया गया है, जिस विधि से पढ़ाया गया है, ये भी सारी चीज़ें क्या होती है, ये हमारे जो अधिगम जो लर्निंग होता है उसको प्रभावित करता है। अतः टाइम टेबल, फ्लेक्सिबिलिटी, टीचिंग असेसमेंट मेथड अफेक्ट द लर्निंग आउटकम, नॉट ओनली बुक्स। यानी ये सारी चीज़ें जो होती है वो हमारे अधिगम को प्रभावित करती है। जो टाइम टेबल हो गया, जो हमारे टीचिंग असेसमेंट मेथड हो गया, यानी पढ़ाने के जो तरीका हो गया, ये सारी चीज़ें क्या करती है, ये हमको अफेक्ट करती है, हमारे अधिगम को प्रभावित करती है। और केवल बुक है वही एकमात्र संसाधन नहीं है, वो भी एक संसाधन है। बच्चे हेतु अधिक विचारशीलता, उत्सुकता व चर्चा हेतु छोटे समूह बनाना व प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करने की प्राथमिकता व स्थान दिया जाना चाहिए। यानी बच्चे को क्या है, बच्चे अधिक से अधिक अपना जो विचार है वो प्रस्तुत कर सके, जो भी चर्चा हो उसमें उत्सुक रहे, एनर्जेटिक रहे। छोटे छोटे समूह बनाने, यानी जो एक बार इतना बड़ा समूह भी ना बनाया जाए कि उसमें कुछ हो ही ना। छोटे छोटे समूह रहेंगे तो वो बच्चे काम अच्छे से करते हैं। और जब 20 बच्चों को समूह बना दिया जाएगा तो वो सब बातचीत करने में ही बिजी रह जाएंगे। इसीलिए हमको कितने 8 से 10, 5 से 8 या 8 से 10
बच्चों का ही एक समूह होना चाहिए, जिससे कि और उसमें प्रत्यक्ष अनुभव यानी जो डायरेक्ट एक्सपीरियंस रहता है, एक्सपीरियंस बच्चे के पास रहता है, उसको क्या करना चाहिए, प्राथमिकता देना चाहिए, उसको मतलब आगे रखना चाहिए, ताकि बच्चे अपने जो एक्सपीरियंस जो डेली लाइफ से जो उनके पास अनुभव है वो उनको प्राथमिकता दी जाएगी, तो बच्चे का क्या होगा, इंटरेस्ट बढ़ेगा। पाठ्य पुस्तक छात्र केंद्रित हो, ताकि पाठ्य पुस्तक क्या हो, छात्र केंद्रित हो, ताकि बच्चे को स्व अध्ययन के लिए स्वतंत्रता मिल सके, वह अन्वेषण कर सके और रटने या याद करने हेतु मजबूर ना हो। यानी बच्चा जो माने जो पाठ्य पुस्तक है, पाठ्यक्रम हमारा जो है, जो हमारा बुक है, वो कैसा हो, चाइल्ड सेंटर हो, क्योंकि पूरा अधिगम जब भी होगा, जो भी लर्निंग होगा, जो ये क्या होगा, चाइल्ड सेंटर, बाल केंद्रित ही होगा। कभी भी जो शिक्षक केंद्रित दिया है तो वो हमारा निगेटिव होगा, उसको हमको काट देना है। अगर जो ये सारी चीज़ें रहेगी, शिक्षक केंद्रित पढ़ाई हो, ये शिक्षक केंद्रित ना होगा, क्या होगा, बाल केंद्रित होगा, ताकि बच्चे क्या होगा, स्व अध्ययन, यानी बच्चा जो है वो खुद से पढ़ने के लिए स्वतंत्र रहेगा, फ्रीडम रहेगा और अन्वेषण कर सकेगा। यानी अन्वेषण मतलब क्या होता है, खोज कर सकेगा, कुछ डिस्कवर कर सकेगा और रटने या व याद करने हेतु मजबूर नहीं ना हो। यानी वो बच्चे को क्या है, रटने नहीं देना है, उसको याद नहीं करना है, बल्कि क्या करना है, वो समझे। विद्यालय की भूमिका, यानी जो विद्यालय है उसकी क्या क्या भूमिका है, तो विद्यालय हेड व इफ़ेक्ट करे, ताकि बच्चे इनकरेज कर सके, स्वयं की अधिगम को रिफ्लेक्ट कर सके और कल्पनाशीलता के क्रियाकलाप व प्रश्न पूछ सके। यानी विद्यालय के क्या है, हेड को क्या करना है, ऐसा वहाँ पे माहौल बनाना है जिससे बच्चे क्या होगा, बच्चे क्या करेंगे, वो अपना इमेजिनेशन कर सकेंगे, कल्पनाशीलता कर सकेंगे और क्रियाकलाप यानी एक्टिविटी करके वहाँ से जो भी उनको कन्फ्यूजन होगा उसके लिए क्वेश्चन पूछने में हिचकिचाहट ना हो, मतलब उन लोगों को क्या एक फ्रीडम देना है। बच्चे अपने बड़ों के साथ जुड़कर बच्चे स्वयं से अपना ज्ञान निर्माण कर सके। यानी टीचर को मतलब विद्यालय का क्या काम है, उनको ऐसा माहौल देना है जिससे बच्चे क्या है, वो खुद ही टीचर से जुड़ जाए, खुद ही जो बड़े लोग हैं उन लोगों से जुड़ के क्या करे, अपने जो ज्ञान है उसमें वृद्धि कर सके, उसका निर्माण कर सके। जो नेक्स्ट पॉइंट है क्या है, यदि हम बालक को अधिगम प्रक्रिया में सहभागी बनाए तो वे रचनात्मक व पहल करने हेतु आगे बढ़ सकते हैं। यानी बच्चे को क्या करना है, कोई भी चीज़ कर रहे हैं, कोई भी अधिगम यानी लर्निंग प्रक्रिया यानी प्रोसेस कर रहे हैं, तो उसमें क्या करना है, वो बच्चों को भी पार्टिसिपेट कराना है, टीचर के साथ साथ बच्चे भी पार्टिसिपेट करेंगे, तो उससे क्या होगा, वो उनके अंदर क्या आएगी, रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी आएगी और वो कुछ आगे बढ़ के कुछ नया चीज़ करने के लिए प्रेरित होंगे, न कि केवल उन्हें ज्ञान व एक स्थिर गहनकर्ता माने। यानी उनको ऐसा नहीं कि वो उनको स्लेट नहीं मानना है, कोरा कागज़ नहीं मानना है कि जो उस पर लिख दिया जाए बस वहीं सही है। बच्चे को क्या मानना है, बच्चे को साथ मिलकर काम कराना है, ताकि वो लोग अपने जो क्रिएटिविटी है उसको और भी बेहतर कर सके। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, परीक्षा हेतु केवल पाठ्य पुस्तक को ही बच्चे हेतु प्रिफर नहीं करना चाहिए, बल्कि अधिगम के लिए अन्य साधनों व संसाधनों का भरपूर प्रयोग करें, उन्हें दरकिनार नहीं किया जाए। यानी कि जब एग्ज़ाम हो तो क्या हो, परीक्षा के लिए केवल ये नहीं है कि परीक्षा है तो केवल हम किताब ही पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। जो भी आसपास की जो चीज़ें है, संसाधन है, जो रिसोर्स है, उसको क्या करना है, उसका भी भरपूर प्रयोग करना है, यानी पूरा उसका फ़ायदा उठाना है और उसको दरकिनार नहीं किया जा सकता है, उसको साइड नहीं किया जा सकता है। ये सारे भी क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अब देखते हैं एनसीईआरटी पाठ्यचर्या निर्माण के माने उसका निर्माण कैसे बनाना है, उसके बारे में क्या क्या दिया गया है। ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, यानी जो भी नॉलेज है उसको किससे जोड़ा जाए, उसको बाहरी जो दुनिया है उससे जोड़ा जाए। पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त किया जाए, यानी जो पढ़ाई है उसको रटने वाला ना बनाया जाए, उसको समझने वाला बनाया जाए। जो थर्ड पॉइंट है वो क्या है, पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम केंद्रित न रहे, यानी जो हमारा पाठ्यचर्या जो यानी जो बुक है वो क्या है, वो मतलब केवल बुक के आसपास ना रहे, बल्कि उसको बाहरी जो दुनिया से भी जोड़ा जाए।
कक्षा कक्ष को गतिविधि से जोड़ा जाए, यानी जो बुक है उसको किससे, जो कक्षा में जो एक्टिविटी हो रहा है उससे जोड़ा जाए, जो बाहर की कक्षा कक्ष के बाहर की हो रही है उससे भी जोड़ा जाए। राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति स्थानवान विद्यार्थी तैयार हो, यानी जो हमारी राष्ट्रीय जो हमारे क्या है मूल्य है, जो नेशनल वैल्यूज है उसके प्रति भी बच्चे क्या हो, संवेदनशील हो। राष्ट्रीय महत्व के बिंदुओं को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, जो भी हमारा जो राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण हो गया, जैसे हमारा लाल किला हो गया, इंडिया गेट हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे क्या है राष्ट्रीय महत्व की चीज़ें हैं, उनको भी क्या किया जाए, हमारे जो बुक है उसमें जोड़ा जाए, जो पाठ्यक्रम है उसमें जोड़ा जाए। जो नेक्स्ट है क्या है, 2000 NCF 2005 के मुख्य सुझाव क्या है, शिक्षण सूत्र को अधिकतम प्रयोग हो, यानी जो शिक्षण सूत्र है उसके अधिक से अधिक प्रयोग हो। ज्ञात से अज्ञात, यानी जो बच्चा जानता है और जो नहीं जानता उसके तरफ, जो जानता है पहले उसको बताना चाहिए, और जो उसके बाद क्या बताना चाहिए, जो नहीं जानता है उसको बताना चाहिए। मूर्त से अमूर्त, मूर्त क्या होता है, जिसको छुआ जा सके, अमूर्त क्या होता है, जिसको छुआ ना जा सके। यानी जो पहले हम बताएंगे किसी भी चीज़ के लिए तो ऐसा बच्चा बताएंगे ताकि बच्चा उसको देखा हो, उसको छुआ हो, उसको महसूस किया हो, उसके बारे में जो अननोन चीज़ है उसके बारे में बताएंगे। सूचना को ज्ञान मानने से बचना है, यानी जो हमारा जो सूचना है उसको ज्ञान नहीं मानना है, वो सूचना बस सूचना है, वो ज्ञान नहीं हो सकता, यानी इन्फॉर्मेशन को नॉलेज नहीं मानना है। जो नेक्स्ट है, विशाल पाठ्यक्रम व मोटी पुस्तक शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक है, यानी कोई भी किताब है जो बहुत मोटा है तो वो क्या है, वो शिक्षा प्रणाली का वो असफलता है, वो फेलियर है। यानी ये ऐसा नहीं है कि कोई बुक बहुत मोटा है तो वो अच्छा ही होगा, बुक पतला भी बहुत अच्छा हो सकता है, और जो मोटे बुक होती है उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ दे दिया रहता है, जो क्या होता है, जो फालतू चीज़ होती है वो भी सारी चीज़ें दी रहती है, तो उसको ऐसा नहीं मान सकते हैं कि जो मोटा बुक है वही सफलता का एकमात्र राज है, ऐसा नहीं है। मूल्यों का उपदेश देकर ना वातावरण देकर स्थापित करे, यानी उपदेश नहीं देना है बल्कि वो ऐसा इन्वायरमेंट बना देना है ताकि उन लोगों को वो रियल फील हो। अच्छे विद्यार्थी की धारणा में बदलाव आवश्यक है, अर्थात अच्छे विद्यार्थी वो हैं जो तर्कपूर्वक बहस के द्वारा अपने मौलिक विचारों को शिक्षक के सामने प्रस्तुत करे। यानी एक अच्छा स्टूडेंट कौन है, वो है कोई भी चीज़ को बताएगा तो वो प्रूफ के साथ बताएगा कि हाँ इसका कुछ अस्तित्व है, ये नहीं कि हवा में हमको तीर नहीं छोड़ना है, जो भी चीज़ें करना है उसको हमको एक प्रूफ के तौर पे बताना है कि हम इसको प्रूफ कर सके, प्रमाणित कर सके, और वैसे ही अपने टीचर के सामने वो बात रखना है। जो 6 नंबर है वो उसमें क्या है, अभिभावक को सख्त संदेश दिया जाए कि बच्चों को छोटी सी उम्र में निपुण बनने की आकांक्षा गलत है। यानी माता पिता क्या समझ लेते हैं कि बच्चा स्कूल जाने लगा तो अब वो क्या हो गया, वो एकदम IAS बन जाएगा, डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा, ऐसे मतलब NCF 2005 कहता है कि अभिभावक को मतलब इतनी जल्दी इतनी बड़ी सोच रखने की, इतनी बड़ी आकांक्षा पालने की ज़रूरत नहीं है। अभी बच्चा स्कूल जा रहा है तो उसको अभी अपना जो भी चीज़ें है, जो ज्ञान है उसको बनाने के लिए उसको स्वतंत्र छोड़ दिया जाए। बच्चों को स्कूल के बाहरी जीवन में तनाव मुक्त वातावरण प्रदान करे, यानी बच्चा जो है स्कूल से जब स्कूल से बाहर जाए तो उसको ये नहीं कि घर पे जाए तो वो प्रेशर में जाए, उसको ऐसा रखना है कि वो कहीं भी रहे तो उसको अपने ऊपर प्रेशर फील ना हो। जो 8 नंबर में है, कक्षा में शांति का नियम बार बार ठीक नहीं, मतलब शांति के लिए बार बार नियम बनाना कि हाँ अगर ये तुम शांति नहीं बनाओगे तो तुमको उल्टा लटका देंगे, शांति नहीं बनाओगे तो मुर्गा बना देंगे, ये सारी चीज़ें ठीक नहीं है। अर्थात जीवंत कक्षा वातावरण को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, यानी जिस कक्षा में जो हंसी मजाक थोड़ी चलती रहती है उसमें बच्चे बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, ये नहीं कि केवल वहाँ पे एकदम भाषण दिया जा रहा है, उपदेश दिया जा रहा है, सारे बच्चे चुपचाप बैठे हैं, तो ऐसा कक्षा में बच्चे क्या होते हैं, बोर हो जाते हैं। लेकिन आप लोग देखते होंगे अगर आप लोग जब
जब स्टूडेंट होंगे तो उस समय कक्षा में जिस क्लास में थोड़ा हंसी मजाक होता था उस क्लास में बहुत मज़ा आता था पढ़ने में, वो भी वही क्लास सब किसी को अच्छा लगता था। तो इसलिए क्या करना है, क्लास को हमको जीवंत रखना है, ऐसा लगे कि उसमें टीचर भी है, जो बच्चे हैं वो भी है, ऐसा ना लगे कि केवल टीचर ही क्लास में है, बच्चे का कोई रोल ही नहीं है। तो क्लास को कैसे बनाना है, जीवंत बनाना है, यानी हंसी खुशी वाला माहौल बनाना है, मौज मस्ती वाला एकदम। पढ़ाई कैसे मौज मस्ती के साथ ही होता है, और पढ़ाई से ईजी कुछ नहीं है। आपको क्या पढ़ाई करने के लिए क्या करना है, टेबल कुर्सी पर बैठ जाना, आराम से पढ़ना है। और वो वही मजदूरी देख लीजिए, कोई दुकानदारी कर रहा है तो उसको देख लीजिए, सुबह 8 बजे 9 बजे जाएगा तो रात को 9 बजे आएगा। आपके स्कूल हो गया, ये सारे कितने 9 बजे से लेकर 4 बजे तक ज़्यादा चलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा चलेगा। उसमें भी आपको संडे और भी बहुत सारे फेस्टिवल का छुट्टी रहता है, लेकिन जो मजदूरी करते हैं उनके लिए कौन सा यदि संडे आता है, कौन सा फेस्टिवल आता है, वो तो संडे के दिन भी काम करते हैं, फेस्टिवल के दिन भी काम करते हैं। तो इस दुनिया में कोई सबसे ईजी चीज़ है तो वो है पढ़ाई, ईजी चीज़ है, उससे ईजी कुछ नहीं है। तो इसलिए मन लगा के आप लोग भी पढ़िए। तो हमारा क्या है, जो कक्षा है उसको क्या करना है, तनाव मुक्त बनाना है, एकदम बढ़िया से मौज मस्ती वाला क्लास बनाना है, ताकि उसमें सब किसी का पार्टिसिपेशन हो, सब किसी की सहभागिता हो, और उससे क्लास जब चलेगा तो बहुत अच्छा होगा। सह शैक्षिक गतिविधियों में बच्चों के अभिभावक को भी जोड़ा जाए। यानी सह शैक्षिक क्या होता है, शैक्षिक यानी शिक्षा के साथ साथ जो एक्टिविटी हो रहा है उसको सह शैक्षिक कहते हैं। इंग्लिश में इसको को करिकुलर एक्टिविटी बोला जाता है, यानी CCA, जिसको हम लोग इंग्लिश मीडियम के जो भी स्कूल होते हैं वहाँ पे CCA कराया जाता है, जो मोस्टली सैटरडे को होता है। तो केवल इसमें बच्चे को ही शामिल नहीं करना, इसमें अगर ये क्या हो पॉसिबल हो तो जो बच्चे के जो अभिभावक है, पेरेंट हैं, उन लोगों को भी शामिल किया जाए, ताकि वो अपने बच्चे को वहाँ पे देखेंगे कि बच्चा हमारा है वो कैसा है, कि मतलब वहाँ पे और भी बच्चे हैं वो कैसे हैं। ये बस लोग क्या करते हैं, देख लेंगे एक बच्चा को, देख लेंगे कि हाँ शर्मा जी की बेटी बहुत ये निपुण है, वो बहुत पढ़ने में तेज है, तो अपने बेटी को ताना मारेंगे। वो देख लेंगे कि मिश्रा जी का बेटा बहुत अच्छा पढ़ता है, तो अपना बेटा को जीना हराम कर देंगे। तो ऐसा जब वो आएंगे, वो सारे बच्चे देखेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंस है, यानी व्यक्तिगत भिन्नताएँ हैं। सारे बच्चे का कैपेबिलिटी अलग अलग है। तो इससे क्या होगा, वो समझ पाएंगे कि हमारा जो बच्चा है इसके में जो है वो अपना कर रहा है। कोई भी बच्चा है वो अपना बेस्ट ही देता है, कौन चाहता है कि हम अपना बेस्ट ना दें। तो क्या करना है, सह शैक्षिक जो गतिविधि होती है उसमें क्या है, अपने अभिभावक को भी शामिल करना है, पेरेंट गार्जियन को भी शामिल करना है। जो नेक्स्ट है वो क्या है, समुदाय को मानव संसाधन के रूप में प्रयुक्त होने का अवसर दे। यानी जो समुदाय है, जो हमारा कम्युनिटी है, उसको एक मानवीय ह्यूमन रिसोर्स के रूप में उसको क्या करना है, अवसर देना है। यानी बच्चों को इसमें जाने के लिए, इसको समझने के लिए अवसर देना है। खेल व आनंद व सामूहिकता की भावना के लिए रिकॉर्ड बनाने व तोड़ने की भावना को प्रश्रय न दे। यानी कोई भी खेल हो तो क्या होगा, उसमें जो हमारे सामूहिकता यानी ग्रुपिंग है उसके लिए किया जाए, उसके भावनाओं के लिए किया जाए, एक दूसरे के हेल्प के लिए किया जाए। ये नहीं कि हम गेम खेल रहे हैं तो सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए कर रहे हैं, MS धोनी का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए ही नहीं कर रहे हैं। हमको गेम खेलना किस लिए गेम खेलना है, वो वहाँ की जो भावना है, जो टीममेट का जो भावना होता है उसके लिए खेलना है, देश के लिए खेलना है। अपने पर्सनल जो इच्छा है उसके लिए नहीं खेलना है। जो 12 नंबर पे है वो क्या है, बच्चों की अभिव्यक्ति में मातृभाषा महत्वपूर्ण स्थान रखती है, अधिगम परिस्थितियों में इसका प्रयोग करें। यानी जो बच्चे की मातृभाषा है, जो मदर लैंग्वेज है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया जाए, ताकि बच्चे अपने आप को वहाँ पे मतलब अलग महसूस ना करें। ये जब हम पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड पढ़ रहे थे तो उसमें भी था कि हमको जो मदर लैंग्वेज होता है, जो मातृभाषा होता है, उसका बढ़ावा देना है, उसको बाधा नहीं मानना है। तो बच्चे को जब भी पढ़ाई हो तो क्या हो, और जब बच्चा अपने कोई भी जो अगर कोई टीचर है कोई क्वेश्चन पूछा, अगर बच्चा अपनी मातृभाषा में उत्तर दे रहा है, तो ये नहीं कि उसको डांट के बैठा देंगे कि नहीं तुमको जब आंसर देना है तो केवल इंग्लिश में ही दोगे, तुम हिंदी में नहीं दोगे। तो ऐसा नहीं है। और जब बच्चा अगर ये अपनी मातृभाषा में भी आंसर दे रहा है तो उसको प्रोत्साहित करना है, उसकी बातों को सुनना है। और क्वेश्चन पूछने के बाद ये नहीं कि
टीचर को क्या है कि ये क्वेश्चन पूछ ले, बच्चे को 1 मिनट टाइम दे कि वो सोच के उसके बाद आंसर दे। ये नहीं कि एक क्वेश्चन फटाक दे पूछे 2 सेकंड में नेक्स्ट दूसरे किसी को खड़ा कर दिए। और ये कोई बच्चे को अगर ये क्वेश्चन किसी बच्चे से पूछा जा रहा है तो उसको 1 से 2 मिनट का टाइम देना चाहिए, ताकि वो अपनी जो उस टॉपिक है जितने भी नॉलेज है उसको 2 मिनट में क्या करे, उसको एक बार रिवाइज कर ले, उसको कलेक्ट कर ले अपने मेमोरी में, और उसके बाद वो बोलेगा। बहुत बार देखा जाता है कि जो टीचर होते हैं क्या होते हैं, एक बार बोलते हैं, क्वेश्चन पूछे 2 मिनट 10 सेकंड बच्चा आंसर नहीं दिया, उसके बाद दूसरे बच्चे को खड़ा कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, बच्चे को क्या करना है, थोड़ा सा मौका देना है उसको, और वो अपने मातृभाषा में बोले तब भी उसका सम्मान करना है। पुस्तकालय में बच्चों को स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर दे। यानी जब भी बच्चे लाइब्रेरी में जाए तो उनको ये नहीं कि ये वाला किताब लेकर दे दिया जाए, सारे बच्चों को दे दिया जाए कि ये किताब पढ़ो। नहीं, जब बच्चा लाइब्रेरी में गया है तो उसको खुद से किताब चुनने को मौका देना है कि वो कौन सा किताब पढ़ना चाहता है। जैसे हम लोग का था डीएवी में, जब हम लोग पढ़ते थे तो जाते थे लाइब्रेरी में, तो हम लोग जो लाइब्रेरी के सर थे वो सब किसी का जो सब्जेक्ट हम लोग का होता था, साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, ये सारे बुक पढ़ा दे देते थे लोग कि ये सबको पढ़ो। लेकिन ऐसा नहीं करना। अगर बच्चा जाके वहाँ पे कहानी पढ़ता है, अगर कोई नोवेल पढ़ता है, कोई किसी का जीवन वृत्तांत पढ़ता है, तो ये सारी चीज़ें बच्चे को छोड़ देना है कि उसको किस चीज़ में इंटरेस्ट है उसको पढ़ने देना है। उसके लिए बाध्य नहीं करना है कि तुम यही किताब पढ़ो। जो नेक्स्ट है वो क्या है, वे पाठ्य पुस्तकें महत्वपूर्ण होती है जो अंतःक्रिया का अवसर दे। यानी जो बुक है वो क्या है, जो जिसमें अंतःक्रिया हो, यानी एक दूसरे के साथ क्रिया हो, वो क्या होते हैं, उसके लिए अवसर देना। ये नहीं है कि क्या बोलते हैं, उसको अकेला छोड़ देना है, अंतःक्रिया होना चाहिए। जो 15 नंबर पे हमारा वो क्या है, कल्पना व मौलिक लेखन के अधिकारिक अवसर प्रदान अधिकाधिक अवसर प्रदान किया जाए। यानी बच्चा जो है कल्पना कर ले, कुछ कोई चीज़ लिखना चाह रहा है तो उसके लिए अवसर उसको प्रदान करना है, उसको रोकना नहीं है, टोकना नहीं है। सजा व पुरस्कार की भावना को सीमित रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए। यानी जो पनिशमेंट है और जो क्या है रिवार्ड है, इसको भी एक लिमिटेड टाइम के लिए यूज किया जाए। लिमिटेड मतलब उसको कम से कम मतलब जितना कम हो सके उतना ही किया जाए। ये ना कि बच्चा हर बार उसको वेरी गुड बोलेंगे तो क्या होगा, वो एक दिन होगा जो उसको वेरी गुड वो दाल भात जैसा लगने लगेगा। लेकिन वही होगा कि 10 दिन 15 दिन 1 महीना पे उसको वेरी गुड बोला जाए, अच्छा तुम अच्छा किए, तो उसको क्या होगा, तो वो मोटिवेट फील करेगा कि हाँ चलो मैं अच्छा कर रहा हूँ, मतलब कुछ ना कुछ इतने दिन में कमियाँ थी इसीलिए हमको वेरी गुड नहीं मिला और आज अच्छा किए हैं तो अब वेरी गुड मिला है। तो इसलिए क्या है, रोज़ रोज़ बच्चे को वेरी गुड नहीं देना है कि तो बच्चा बोर ही हो जाए वेरी गुड से। चाहे A++ दे दिए, हम लोग में ज़्यादा A++ दिया जाता था, और जिसके पर जितना ज़्यादा प्लस वो उतना ही खुश होता था। तो बच्चे को क्या करना है, सीमित रिवॉर्ड देना है, और उसके बाद पनिशमेंट भी सीमित देना। ये ना कि उसको जब भी आए उसको पीट दे, वो ज़्यादा रोज़ रोज़ वो पिटा जाएगा तो वो नहीं होता है, थेथर हो जाता है, वो थेथर हो जाएगा, उसको कोई फ़र्क ही ना पड़ेगा। तो उसको फिर सज़ा भी जो देना है वो लिमिटेड देना है कि कितना सज़ा देना है, कब देना है। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है बच्चों के अनुभव व स्तर को प्राथमिकता देते हुए बाल केंद्रित शिक्षा प्रदान की जाए। वहीं चाइल्ड सेंटर की बात हो गई, यानी बच्चे की जो एक्सपीरियंस है उसको सम्मिलित किया जाए। जो 18 नंबर पे है वो क्या है, सांस्कृतिक कार्यक्रम में मनोरंजन के स्थान पे सौंदर्य बोध का प्रश्रय दे। यानी जो भी कल्चरल एक्टिविटी हो उसमें बच्चे को केवल मनोरंजन ही नहीं देना, वहाँ से क्या क्या वहाँ से कुछ उसके लिए जो मतलब उसके लिए ज़रूरी का जो चीज़ें है वो भी बताया जाए, वो जो वहाँ से कंसेप्ट बोल्ड किया जा सकता है, वो भी सारी चीज़ों को उसमें शामिल करना है। जो शिक्षक प्रशिक्षण व विद्यार्थियों के मूल्यांकन को सतत प्रक्रिया के रूप में अपनाया जाए। यानी जो भी बच्चे का मूल्यांकन हो वो कंटिन्यूअस हो, ये नहीं हो कि एक दिन करके और उसका मूल्यांकन कर दिया जाए कि ये बच्चा अच्छा है, ये फेल हो जाएगा, ये कमज़ोर है। अगर जो कमज़ोर है तो उसको लगातार उस पर हम नज़र बनाए रखेंगे, और अगले बार जो होगा उसमें देखेंगे कि जो पहला जो स्तर था उससे आगे बढ़ा है कि नहीं, कि वो अभी वहीं पे अटका हुआ है। तो इसलिए क्या है, जो मूल्यांकन होगा, जो उसका आकलन होगा वो सतत होगा, वो एक दिन में उसका आकलन नहीं किया जाएगा। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है,
शिक्षकों को अकादमिक संसाधन व नवाचार आदि समय पर पहुँचाया जाए। यानी जो टीचर है उसके लिए भी कुछ बातें की गई है। उसमें क्या है, बच्चे को मतलब जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है तो टीचर को वो जितना जल्दी हो सके उनके पास चला जाएगा, तो वो क्या होंगे, बच्चे को बताएंगे तो बच्चे भी उसके बारे में जान पाएंगे। अब देखते हैं शिक्षा का लक्ष्य क्या है। जो एनसीएफ 2005 के अनुसार मतलब जो ईवीएस का है, जो शिक्षा दिया जा रहा है उसका एम क्या है। तो सबसे पहला एम क्या है, स्कूल को उस स्कूल के जीवन को बाहर से जोड़ना है। यानी जो भी स्कूल में जो चीज़ें पढ़ाई जाती है वो बाहर से उसको कनेक्ट किया जाए। जो दूसरा है आत्मज्ञान, मतलब क्या है, स्वयं को खोजने व की एक निरंतर प्रक्रिया बने। यानी खुद अब बच्चा अपने बारे में खुद समझे कि मैं क्या हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, ये सारे चीज़ें वो खुद समझ सके। जो नेक्स्ट है वो क्या है, मूल्य शिक्षा अलग ना होकर मुख्य शिक्षा अलग ना होकर शिक्षा में ही हो। यानी शिक्षा ये नहीं है कि हमको अलग से देना है, जो हम खिला रहे हैं उसी में हमारा शिक्षा होना चाहिए। यानी जो भी हम एक्टिविटी करा रहे हैं उसी में क्या करना है, बच्चे को जो कंसेप्ट है, जो चैप्टर पढ़ाना है उसी में पढ़ा देना है। उसके लिए अलग से ये ना कि अब गेम हो गया अब आगे क्लास होगी, नहीं, ऐसा नहीं है। हम गेम कराएंगे तो उसी में हम अपना क्या, मैथ का टीचर होगा तो वो गिनती पर सिखा देगा, टेबल सिखा देगा। जो इंग्लिश का जो टीचर होगा बच्चे को कम्युनिकेट बोलना सिखा देगा। ये सारी चीज़ें हो जाएगी। जो नेक्स्ट पॉइंट है, सांस्कृतिक विविधता का सम्मान करे। यानी जो भी विविधता डाइवर्सिटी पाई जाती है उसका सम्मान करना। ये नहीं कि कोई अगर निचले वर्ग से आ रहा है, निचले जाति से आ रहा है तो उसका मजाक उड़ाना है, ऐसा नहीं है। वो सारे जितने भी कल्चरल हमारी डाइवर्सिटी है उसका सम्मान करना है। व्यक्तिगत अंतर को स्वीकार करना है। यानी जो इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं, जो बहुत सारे लोगों में अलग अलग तरह के उनके में शक्तियाँ होती है, उसको क्या करना है, उसको स्वीकार करना है, उसको एक्सेप्ट करना है। ये नहीं कि जिसको मैथ नहीं आता है वो उसको इंग्लिश नहीं आता होगा। हो सकता है जिसको मैथ अच्छा से आता होगा उसको इंग्लिश ना आता होगा, जो इंग्लिश अच्छा से जानता है उसको मैथ नहीं आ रहा होगा। तो इंडिविजुअल जो डिफरेंस होते हैं उसको स्वीकार करना है, उसका मजाक नहीं उड़ाना है, उसका हंसी नहीं, उस पर हंसना नहीं है। राष्ट्रीय व देश पर गर्व करना है। यानी जो हमारा राष्ट्रीयता है, जो हमारा नेशनलिटी है, हमें अपने देश पे गर्व होना चाहिए। हम मतलब जहाँ के भी है, हम अगर जो बिहार के हैं तो बिहार पे हमें गर्व होना चाहिए। जो यूपी के हैं यूपी पे गर्व होना चाहिए। जो महाराष्ट्र के हैं महाराष्ट्र पे गर्व होना चाहिए। जो इंडिया के हैं वो इंडिया के पे गर्व करना चाहिए। जो ऑस्ट्रेलिया के हैं ऑस्ट्रेलिया, यूएस के, मतलब जहाँ के जो है उस पर उनको गर्व करना चाहिए कि मैं यहाँ का हूँ। जो हमारा नेक्स्ट है वो क्या है, कक्षा में अच्छा माहौल व उसमें बच्चे की भागीदारी। यानी जो कक्षा है उसमें क्या है, वो उसका माहौल अच्छा हो, पॉजिटिव हो। ये ना हो कि वो उसमें बच्चे को मज़ा ही नहीं आए। तो हमें ये सब कक्षा बनाना है जो पॉजिटिव हो और उसमें भी बच्चे पार्टिसिपेट करें। यानी केवल टीचर ही उसमें ना पढ़ाए, ताकि बल्कि वहाँ पे बच्चे भी अपनी जो बातें हैं उसको एक्सप्रेस कर पाए, उनको पूरी स्वतंत्रता दी जाए। जो हमारा नेक्स्ट है वो क्या है, शिक्षा प्रक्रिया को गरीबी, संप्रदाय, जाति, लिंग से मुक्त करना है। यानी जो शिक्षा है ये क्या है, गरीबी से हमें मुक्त करना है। कि ये नहीं है कि केवल धनिक जो लोग हैं वही शिक्षा प्राप्त करेंगे। जो कोई विशेष संप्रदाय के हैं, जो उच्च संप्रदाय के हैं, उच्च जाति के हैं, वो लोग को ही शिक्षा दी जाएगी। ये सारी चीज़ें से क्या करना है, मुक्त करना है। यानी शिक्षा क्या है, सबके लिए शिक्षा होना चाहिए। इसलिए समग्र शिक्षा अभियान चलाया गया, जिसमें सारे लोगों की शिक्षा में सहभागिता हो सके, सारे लोग शिक्षा प्राप्त कर सके। जो नेक्स्ट है वो क्या है, साहित्य व कलात्मक रचनात्मकता को बढ़ावा देना है। यानी जो बच्चे जो क्रिएटिविटी, जो आर्ट हो गए, जो कि कोई बच्चे गेम में हो गए अच्छे, कोई सिलाई में, कोई बुनाई में, जो भी जिस एरिया में बच्चे हो उसमें उसको क्या करना है, बढ़ावा देना है, उसमें उनको आगे बढ़ाना है। एनसीएफ का मुख्य उद्देश्य क्या है, पाठ्यक्रम को बोझ को कम करना है। यानी हमारा जो पाठ्यक्रम है, जो हमारा सिलेबस है उसके बोझ को कम करना है। जो शिक्षा में व्यापित विसंगतियों को कम करना है। जो मतलब जो भी हमारी शिक्षा में जो भी गलती चीज़ है, जो भी ख़राब चीज़ है, उसको हमको कम करना है, उसको ख़त्म करना है। ऐसे पाठ्यक्रम का विकास करना जिसमें ज्ञान का व्यवस्थित रूप विकसित हो। यानी हमको ऐसा बुक बनाना है जिसमें सारी चीज़ें को क्या हो, ऑर्डर में हो, एक दूसरे से रिलेटेड हो, कनेक्टेड हो, इंटीग्रेटेड हो।
जो हमारी अगली है वो क्या है, विचारों की स्वतंत्रता। यानी ऐसा हमें पाठ्य पुस्तक बनाना है, ऐसे क्लास को रखना है जिसमें क्या हो, विचारों की स्वतंत्रता हो, यानी सारे लोग अपनी बात कह सके। जो नेक्स्ट है वो क्या है, सभी बालकों को सशक्त बनाना, यानी जितने भी बच्चे हैं उन सारे को अच्छा नॉलेज देना, जिससे वो क्या करे, वो सशक्त हो सके, उससे वो पावरफुल हो सके और उसका सही जगह पे उपयोग कर सके। रचनात्मकता का विकास, यानी जो हमारी क्रिएटिविटी है, जो बच्चे में क्रिएटिविटी है उसका विकास करना, उसका डेवलपमेंट करना। अब जो नेशनल करिकुलम जो एनसीएफ है उसका एरिया क्या है, तो उसका 2 एरिया बताया गया है। जो पहला एरिया है वो क्या है, वो ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल में क्या आता है, ट्रेडिशनल में हमारा वही मैथ हो गया, लैंग्वेज हो गया, साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, यानी जितने भी ये सब्जेक्ट होते हैं ये क्या होते हैं, ट्रेडिशनल होते हैं, हमारे पारंपरिक होते हैं। जो दूसरा है वो क्या है, अदर में क्या हो गया, आर्ट एजुकेशन आ गया, जो बच्चे आर्ट बनाते हैं, जो कला करते हैं, हेल्थ एजुकेशन हो गया, फिजिकल एजुकेशन हो गया, ये सारी क्या हो गया, एजुकेशन फॉर पीस हो गया, हैबिटेट एंड लर्निंग हो गया। ये सारी मतलब जितने भी को करिकुलर एक्टिविटी वाले जो भी सब्जेक्ट होते हैं ये क्या होते हैं, अदर में आते हैं। और जो हमारा मेन जो सब्जेक्ट होता है वो क्या आता है, वो ट्रेडिशनल में आता है। जो मेन सब्जेक्ट हो गया, जैसे बोलते हैं ना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये सारे क्या है, ये हमारे ट्रेडिशनल है। और जो बुनाई हो गया, कढ़ाई हो गया, खेल हो गया, गेम हो गया, ये सारी चीज़ें क्या हो गई, ये अदर्स में आता है, अतिरिक्त में आता है। तो लगभग हम लोग जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो सारे को समझ चुके हैं। और ये हमारा जो पूरा ईवीएस का क्या बोलते हैं थ्योरी और जो पेडागोजी वाला है, ये 5 क्लास में कंप्लीट हुआ है। तो अभी तक आपने ये 5 क्लास नहीं देखा है तो पूरा 5 क्लास देख लेंगे। तो ये पेडागोजी है, ये सारे सब्जेक्ट में डेफिनेटली हेल्प करेंगे। जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब मंडे से करने वाले हैं तो उसमें आप देखेंगे जो ये पेडागोजी का जो रोल है वो कितना ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। तो इस वीडियो को यहीं पे करते हैं ख़त्म। तब तक मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।